नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल चुनाव के केवल 3 फेज़ अब बाकी रह गए हैं, 22, 26 और 29 अप्रैल को। 22 अप्रैल का जो मतदान है उसके लिए चुनाव प्रचार भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार ख़त्म करने का फैसला किया है सभी चरणों के लिए। और इस चरण के बाद राजनीतिक दलों की रैलियां भी बहुत छोटी छोटी होने जा रही हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए सभी ने अपनी लिमिटेशंस कर दी हैं। बीजेपी ने कहा है कि हम 500 लोगों से ज़्यादा की बड़ी गैदरिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी कम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इन तीनों ही चरणों में टीएमसी और बीजेपी पूरा जोर अपना लगाए हुए हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसके हिसाब से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, गजेंद्र शेखावत और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब लोग वहीं पर मौजूद हैं। और अभी इस प्रचार को ख़त्म करने के इरादे से इनका वहाँ से लौटने का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं कि इस प्रचार को बहुत ही सीमित किया जा रहा है और इस पर बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड की जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको इसमें फॉलो किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ये फॉलो हो पाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे बिल्कुल भी पार पा पाना आसान नज़र नहीं आ रहा है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। बहरहाल राजनीति अपने हिसाब से चल रही है और 22 अप्रैल को जहां चुनाव होना है वो 43 सीटें हैं और पिछली बार इन 43 सीटों में से 32 सीटें टीएमसी ने जीती थी इस राउंड की। इसके अलावा 26 को 36 सीटों पर और 29 अप्रैल को आखिरी दिन 35 सीटों पर मतदान होगा। फिलहाल स्थिति ये है कि सारा दारोमदार इस बात पर फिक्स था कि कांग्रेस और सीपीएम के साथ मिलकर आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट जो मोर्चा बना था, इंडियन सेकुलर फ्रंट के बारे में आप जानते ही होंगे कि फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा की जो पार्टी है उनकी ये पार्टी थी। मुस्लिम वोट्स मेजॉरिटी ऑफ इसकी तरफ जाने की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी और काफ़ी वोट इनकी तरफ गए भी हैं। लेकिन ये माना जा रहा था कि इससे ममता बनर्जी को डेंट होगा और शायद कांग्रेस और सीपीएम को इससे लाभ होगा। इन दोनों ही बड़े पुराने दिग्गजों को इसके साथ मिलने से लाभ होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज मेरी लगभग आधे घंटे तक पश्चिम बंगाल के कई पत्रकारों से लंबी बातचीत हुई। मेरे एक मित्र हैं असगर अली, पुराने पत्रकार हैं और इस समय वहाँ के एक बहुत फेमस अखबार में न्यूज़ एडिटर हैं। उनसे जब मेरी बात हुई, जब 1 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी लौट रही हैं। लेकिन आज जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 2 मई दीदी गई, और ये बात सही होती नज़र आ रही है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि 1 करोड़ हिंदी भाषी जो वहाँ पर बंगाल में रह रहे हैं वो ममता बनर्जी के बजाय बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं। और ममता बनर्जी कितना भी ये कह रहे हों कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बाहरी लोगों की पार्टी है, लेकिन वो जो हिंदी भाषी वहाँ रह रहे हैं वो अपने आप को बीजेपी से कनेक्ट कर रहे हैं कि जब ममता बनर्जी उन्हें बाहरी मान रही हैं तो हम भी बाहरी हुए, तो हम क्यों ना बाहरी पार्टी को वोट दें। इसके अलावा 27% दलित वोटर जो है वो पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है। उसके पास ममता बनर्जी की तरफ जाने का कोई रीज़न नहीं है। देखिए, गरीबों के अकाउंट में पैसे डलवाना और तरह तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक अकाउंट के थ्रू पीड़ितों के अकाउंट में पहुंच जाना, जो मोदी सरकार की ये पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने इस तरह के जो छोटे आदिवासी और ये जो पिछड़े लोग हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से खुद से कनेक्ट किया है। इसके अलावा असगर जी ने यह भी बताया कि जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू हैं और अपने एक अलग तरह की उनकी आस्थाएं हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, लेकिन वो भी अब बीजेपी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी अगर यहाँ सत्ता में आएगी तो उन्हें यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा और इसका लाभ बीजेपी को मिलने जा रहा है, क्योंकि उनकी आबादी यहाँ पर लाखों की तादाद में है। अभी बीजेपी ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहली कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें इनके लिए नागरिकता का प्रस्ताव कर देंगे। अमित शाह गृह मंत्री हैं, कोई दिक्कत तो मुझे लगता नहीं कि होगी इस काम में। बहरहाल इस टोटल सिनेरियो के बीच राहुल गांधी, बुरी खबर है कि राहुल गांधी आज कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ख़राब थी और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कैंसिल कर दिए थे।
बहरहाल अब तो दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले तो ये लग रहा था कि उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अपने कार्यक्रम स्थगित किए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यक्रम स्थगित किए थे। बहरहाल जो भी हकीकत है, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत चौंकाने वाली है। यहाँ पर ये जानकारी भी मिलने आ रही है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी होने जा रही है और कांग्रेस और सीपीएम का सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। और जितने भी सर्वे पिछले दिनों आए हैं उन्होंने इस गठबंधन को 10-12 से ज़्यादा सीटें नहीं दी हैं, जबकि याद होगा कि कांग्रेस को 2016 में 44 सीटें मिली थी। ये आप अच्छी तरह से आप ध्यान कर लीजिए। और उससे पहले 2011 के चुनाव में वो 42 सीटों पर थी। और इस बार सीपीएम, आईएसएफ और कांग्रेस तीनों को मिलाकर ही 10-12 सीटें मिल रही हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि इनकी स्थिति कितनी ख़राब है। और वेस्ट बंगाल में टीएमसी को 2011 में 184 सीटें मिली थी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी ममता बनर्जी, और 2016 में उन्हें 211 सीटें मिली थी। बम्पर उनकी तरक्की हुई थी और 27 सीटें उनकी बढ़ गई थी। सारा लॉस किसका हुआ था? कम्युनिस्ट और कांग्रेस का हुआ था। कम्युनिस्ट जो कि 2011 में 40 सीटों पर थे, वो 2016 में केवल 20 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। और यही वजह है कि टीएमसी इतनी तेज़ी से बढ़ गई थी। और बीजेपी देखिए जो आज सरकार बनाने का दावा कर रही है, 2011 में 0 थी और 2016 में केवल 3 सीटें थी उसकी, और अब बीजेपी वहाँ सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी के बारे में जो आकलन वहाँ से पत्रकारों का है, मीडिया के जो मेरे दोस्तों का है, उनके हिसाब से दोस्तों ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चमत्कार वैसा ही होने जा रहा है जैसा 2017 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको याद होगा कि 2012 में 47 सीटें थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, जब अखिलेश यादव सीएम बने थे समाजवादी पार्टी के, और उस समय 252 सीटें आई थी अखिलेश यादव की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आए थे वो 403 में से। लेकिन सारा सिनेरियो कितनी तेज़ी से बदला। जो पार्टी 2012 में 47 पर थी वो 2017 में एकदम 312 पर पहुंच गई, यानी कि 265 सीटें ज़्यादा जीती बीजेपी ने 5 साल के अंदर ही। तो इसी तरह का चमत्कार कुछ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को लग रहा है। अमित शाह का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी उत्तर प्रदेश का इतिहास दोहराने जा रही है। और मुझे अब जब असगर जी से बात कर ली मैंने, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद अमित शाह सही कह रहे हैं, उनका आकलन सही है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2012 में जो 252 पर थी वो केवल 54 पर सिमट गई थी, 198 सीटें गंवा दी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बहुत बड़े लेवल पर चली जाती है तो उसका एकदम से गिरना आसान नहीं होता है, वो धीरे धीरे गिरती है। राजनीति में ऐसा संभव है और पिछले कई नतीजों ने ये चौंकाने वाली बातें बताई हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी के प्रचार के बारे में कल मैं रविशंकर प्रसाद का बयान पढ़ रहा था। उनका कहना था कि उन्हें जब अपना जहाज़ डूबता हुआ नज़र आया तो कैप्टन साहब भाग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं, उनके लिए प्रॉब्लम उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से केंद्रीय बलों पर हमलावर भूमिका निभाई है उससे भी उनकी पार्टी की स्थिति खराब हुई है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, फिरहाद हाकिम जो कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं और मंत्री भी हैं उनकी कैबिनेट में, उनका एक वीडियो है। वो लोगों से ये कह रहे हैं कि ये जो केंद्रीय बल वाले हैं इन सालों को मारो, ये गद्दार हैं, इनको यहाँ से भगाओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब इस तरह का वीडियो वायरल होगा तो निश्चित रूप से उसका जो मैसेज है वो गलत ही जाएगा। और अब आसार यही बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी ने दोहराया था उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है पश्चिम बंगाल में, यानी कि उलट पलट, एकदम तख्ता पलट। कुछ ऐसी ही कहानी बनती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल इस पर हम अगले 22 अप्रैल को जो मतदान होगा उस दिन भी रिव्यू करेंगे, 26 को भी करेंगे, 29 को हम अपना एग्जिट पोल भी करेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं,
जो मेरे नए यूजर्स हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हज़ारों लोगों ने स्वीकार किया है कि वो कई महीनों से मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लो तो आपको फटाफट मेरे वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ, मेरे जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि मेरे चैनल की रीच और बढ़े और आपके लिए बहुत अच्छी सामग्री मैं उपलब्ध करा सकूँ। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।